स्टार्ट हो गया। चलिए, ध्यान दीजिए। आप लोगों की परीक्षा 24 मार्च से प्रारंभ होने वाली है। कार्यक्रम निकल चुका है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की तरफ से। जो कार्यक्रम बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है उस कार्यक्रम के अनुसार 24 मार्च को आपकी हिंदी विषय की परीक्षा होने वाली है। हिंदी विषय में कैसे आप प्रश्न को लिखेंगे, कॉपी मिलेगी, उस पर कैसे आप प्रश्न संख्या डालेंगे, किसी प्रश्न का जवाब कैसे देंगे, ये छोटी छोटी बातें आप लोगों को आज बताएंगे। और कैसे किसी भी प्रश्न का आप जवाब दें ताकि आपको अच्छे अंक प्राप्त हों। किसी भी प्रश्न का समुचित जवाब क्या होगा, समुचित उत्तर कैसे आप लिखेंगे, इन सारी बातों के विषय में आज आप लोगों को बताएंगे। चाहे वह संस्था के छात्र सामने बैठे हों या जो लोग इस वीडियो को देख रहे हों, सब लोगों से मैं यही अपेक्षा करूंगा कि जो बातें मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा, पूरी कोशिश करूंगा कि हमारी बातों को सुन करके, देख करके, समझ करके आप हिंदी का प्रश्न पत्र अच्छे तरीके से करें, अच्छा नंबर पाएं, अच्छा मार्क्स उठाएं। इसके लिए मैं वीडियो के माध्यम से और उपस्थित संस्थान में छात्रों को आज हिंदी के प्रश्न पत्र को हल करने का तरीका बताऊंगा। जो लोग वीडियो देख रहे होंगे या पहले से इस चैनल से जुड़े होंगे, उनको मैं बता देना चाहूँगा कि चूंकि परीक्षा का कार्यक्रम शुरू होने के कगार पर है, इसलिए बीच में वीडियो नहीं बना करके भेजा गया, तो इससे आप निराश नहीं होंगे। परीक्षा कार्यक्रम में मैं भी व्यस्त रहता हूं, इसलिए बीच बीच में जिस विषय की परीक्षा होगी उसके हिसाब से मैं समय निकाल करके वीडियो जरूर बना करके आप लोगों को दिशा निर्देश देता रहूँगा। हर विषय का जैसे जैसे कार्यक्रम है उसके हिसाब से जो गैपिंग का समय मिलेगा उसमें कुछ न कुछ मैं आपको इसके माध्यम से निर्देशित करता रहूँगा, दिशा निर्देश करता रहूँगा, देता रहूँगा। तो आप लोग यह मत सोचिएगा कि लग रहा है 2-4-10 वीडियो बना करके और फिर सर जी चुपचाप पड़ गए, ऐसी कोई बात नहीं है। यह कार्यक्रम चलता रहेगा, आप चैनल से जुड़े रहें, निराश और हताश होने की जरूरत नहीं है। जो बोर्ड के परीक्षार्थी हैं वह तो परीक्षा भर अवश्य जुड़े रहें, कुछ न कुछ आपको नया बताता रहूँगा। और जो दूसरे क्लास के स्टूडेंट्स हैं वे थोड़ा सा परीक्षा बीतने का इंतजार करेंगे। जब परीक्षा समाप्त हो जाएगी तो फिर दूसरे क्लास का 11 का 9th का भी कार्यक्रम जारी कर देंगे वीडियो के माध्यम से, और आपको चैनल के माध्यम से पढ़ाते रहेंगे, बताते रहेंगे। तो इन सारी बातों के साथ और इन सारी बातों के बाद मैं आपको अब कक्षा 10 का हिंदी का प्रश्न पत्र हल करने का तरीका बताने जा रहा हूं। और चूंकि प्रश्न पत्र मुझे पूरा याद नहीं है या किसी को भी कोई भी पेपर जहां तक हमारा अंदाज है कि याद नहीं होगा, तो इसलिए अगर मैं प्रश्न पत्र हाथ में लेकर के पढ़कर आपको समझाऊं या प्रश्न पत्र पर निगाह डालूं तो आप ये मत समझिएगा कि मास्टर साहब नकल कर रहे हैं या नकल करके देखकर बता रहे हैं, क्योंकि यह प्रश्न पत्र जब तक आप को हम बताएंगे तो उससे पहले जरूरी होगा कि पेपर पढ़ें, देखें कैसे है क्या है, तब आपको समझा पाएंगे। इसलिए बीच बीच में प्रश्न पत्र की तरह मैं निगाह डालता रहूंगा, इसको अन्यथा आप मत लीजिएगा। तो आपको हम मॉडल पेपर के आधार पर समझाने जा रहे हैं कक्षा 10 की हिंदी का प्रश्न पत्र। यह मॉडल पेपर प्री बोर्ड परीक्षा का है।
इसमें कुछ प्रश्न ऐसे हैं कि हर बच्चा बहुत आसानी से कर लेगा। पहले उन्हीं प्रश्नों पर हम नजर डालेंगे, उन्हीं प्रश्नों की बात करेंगे। जो कमजोर से कमजोर विद्यार्थी उस प्रश्न को इजीली कर लेगा, कुछ आपको तरीका बताएंगे। अब इस वीडियो के माध्यम से इतने कम समय में आपको पूरा पाठ्यक्रम पढ़ाया नहीं जा सकता है, लेकिन इतने कम टाइम में हम कोशिश करेंगे कि जो कमजोर विद्यार्थी हो, बिल्कुल कमजोर, वह हमारी बातों को सुनकर, समझकर और बताए गए तरीके के हिसाब से अच्छा कर सकता है। इस वीडियो को जो लोग देख रहे होंगे, मैं अपेक्षा करूंगा कि वह इस वीडियो को यह मानकर देखें कि हम हिंदी में बहुत कमजोर हैं, तो उनको कुछ लाभ मिलेगा। जो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं वह भी इस वीडियो को देख सकते हैं, लेकिन वह इसको अन्यथा नहीं लेंगे कि इसमें कुछ नहीं बताया गया और बहुत कुछ इसमें कोई वैसी बात नहीं है। तो यह वीडियो मैं विशेष रूप से बिल्कुल कमजोर बच्चों के लिए बना रहा हूं और कोशिश कर रहा हूं कि इस वीडियो का लाभ उनको मिले। और मेरा पूरा प्रयास है कि इसको देख करके, हमारी बातों को सुन करके जरूर वह हिंदी के कुछ प्रश्नों को आसानी से हल कर सकेंगे। तो सबसे पहले मैं उन प्रश्नों की तरफ नजर डालूंगा जो बिल्कुल इजली हैं और आसानी से उनको हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं प्रश्न नंबर 8 पर निगाह डाल रहा हूं। प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 8 में है क्या, थोड़ा सा हमारी बात पर आप ध्यान देंगे। प्रश्न नंबर 8 एक तरह से आउट क्वेश्चन है। आउट क्वेश्चन का मतलब ये आप ना समझें कि हम बोर्ड से पूछ करके या बोर्ड से हम संपर्क में होकर के आपको बता रहे हैं कि यही आ ही गया है, पेपर में छपा है, इसी को आप कर लीजिए। ऐसा नहीं आपको सोचना है। यह बात इसलिए हम कह गए क्योंकि आपका पाठ्यक्रम इस ढंग का है कि इस पाठ्यक्रम के हिसाब से आपको कंफर्म हम बता सकते हैं कि यह क्वेश्चन आया हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर कैसे बता देंगे। तो देखिए, प्रश्न नंबर 8 पर हम निगाह डाल रहे हैं। प्रश्न नंबर 8 में है क ख ग। प्रश्न नंबर 8 में 3 खंड है, क ख ग। खंड क में पूछा है हास्य अथवा करुण रस की 100 उदाहरण परिभाषा लिखिए। ध्यान से हमारी बात सुनिएगा। आपके पाठ्यक्रम में 2 ठो ही रस पढ़ना है। आपका जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है हिंदी का, उसमें रस में केवल 2 ही रस पढ़ना है, हास्य रस और करुण रस। पेपर में जो दे रहा है वह कह रहा है कि करुण रस अथवा हास्य रस की परिभाषा 100 उदाहरण समझाइए। तो दोनों में से आपको केवल एक ही करना है। पाठ्यक्रम में 2 ही ठो है, दोनों दे रहा है, केवल एक ठो करना है। तो आपको जो आसान लगे, करुण रस या हास्य रस, जिसकी परिभाषा और उदाहरण आप आसानी से याद कर सकते हैं, उसको अभी से आप रट लीजिए। पेपर में दोनों दे रहा है, करना है एक ही, तो एक ठो अभी से आप याद कर लीजिए। इसलिए यह बात हम बोल गए कि यह आउट है। 2 ठो पढ़ना है, पाठ्यक्रम में आपके 2 ठो रखा गया है पढ़ने के लिए और पेपर में दोनों आ रहा है। तो यह तय है कि उसमें से कोई आप याद रखेंगे तो एक ठो आपका क्वेश्चन पेपर में मिल जाएगा, उसको जा करके लिख लेंगे। इसलिए यह बात हम बता रहे हैं कि प्रश्न नंबर 8 का क ख ग तीनों क्वेश्चन आप मान कर चलिए कि यह आउट है। अगर आप याद नहीं करते हैं तो यह आपकी बहुत बड़ी लापरवाही मानी जाएगी और माना जाएगा कि आप पढ़ाई में या परीक्षा में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। तो प्रश्न नंबर 8 का खंड क, अब ये भी आपको बता रहे हैं कि प्रश्न नंबर कैसे डालेंगे, क्या करेंगे, सारी बातें आपको समझा रहे हैं। जहां समझ में नहीं आएगी आप खड़ा होकर के पूछ सकते हैं। और जो लोग वीडियो देख रहे हैं, अब तो 3 ही दिन का टाइम है, कमेंट करेंगे तो जरूर हम बताने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, चूंकि आप लोग 10 की बोर्ड की परीक्षा में बैठने जा रहे हैं, कुछ बच्चे तो रिपीटर होंगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो अभी बिल्कुल नए नए बोर्ड एग्जाम में बैठ रहे होंगे। तो आपको बता दें
कि प्रश्न नंबर, यह ब्लैक बोर्ड, इसको आप मान लीजिए कॉपी का एक पेज है। प्रश्न नंबर जब भी आप लिखेंगे वह बिल्कुल बीच में होना चाहिए। बीच में होने का मतलब यहाँ बीच में नहीं कह रहे हैं, किनारे पर दोनों तरफ से बीच में इसको आप लिखेंगे। प्रश्न नंबर 8 मान लीजिए हम कर रहे हैं, 8 का क कर रहे हैं, तो प्रश्न नंबर 8 को यहाँ लिख दीजिए। इसके बाद इधर भी आप लिखिए क, ध्यान दीजिए, प्रश्न नंबर 8 को यहाँ लिख दिए, यहाँ भी आप लिख दीजिए क। अब स्पष्ट हो गया कि 8वां का क का जवाब हम देने जा रहे हैं। 8 क में पहले प्रश्न में क्या है? 8 क में तो हास्य रस या करुण रस की 100 उदाहरण, 100 उदाहरण का मतलब उदाहरण सहित। तो पहले से आप जो याद किए रहेंगे, करुण रस याद किए हैं तो करुण रस लिखिएगा, हास्य रस याद किए हैं तो हास्य रस। अभी से अगर आप याद नहीं किए हैं तो कोई एक रस याद कर लीजिए जो छोटा लगे, आसान लगे आपको, और उसका उदाहरण याद कर लीजिए। मान लीजिए आप करुण रस की परिभाषा लिखने जा रहे हैं, तो यहाँ फिर हेडिंग बनाएंगे, काली पेन से, मोटी हो काली हो, लिखावट मोटी होनी चाहिए, करुण रस, हेडिंग बना दिए। अब इसके आगे करुण रस की परिभाषा लिखेंगे। करुण रस की परिभाषा लिखने के बाद फिर इसके नीचे आप हेडिंग बनाएंगे, उदाहरण, उदाहरण, हेडिंग बना करके फिर इसके आगे आप उदाहरण लिख देंगे। और प्रश्न नंबर 8 को ही पहले आप कीजिएगा। जहां तक हमारी सलाह है कि किसी विषय की परीक्षा में पहले आप उस प्रश्न का जवाब दीजिए जो आपको बहुत अच्छे ढंग से आता हो, जिस पर आपका पूर्ण कॉन्फिडेंस हो, पूरा भरोसा हो कि यह प्रश्न हम सही सही जानते हैं, इसका जवाब सही से हम दे रहे हैं, उसी प्रश्न को पहले कीजिए। क्योंकि जब एग्जामिनर कॉपी खोलेगा आपकी चेक करने के लिए, तो पहला प्रश्न अगर आप अच्छे से लिखे रहेंगे तो आगे का भी आशा किया जाएगा एग्जामिनर की तरफ से कि अगला प्रश्न भी आप अच्छे ढंग से लिखे होंगे। हो सकता है अगले प्रश्न में कुछ त्रुटि किए हों तो एग्जामिनर उस पर उतना ध्यान नहीं देगा जितना ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पहले आपकी कॉपी ने एग्जामिनर के साथ अच्छा व्यवहार बना लिया है आपके पहले प्रश्न को देख करके। तो कोशिश आप यही करेंगे कि सबसे पहले उसी प्रश्न को लिखें जो अच्छे से आता हो। और इसमें यह प्रश्न बार बार हम कह रहे हैं कि आउट है प्रश्न नंबर 8, क्योंकि यह क्लियर है कि यही आएगा और उसमें से एक करना है। 2 पाठ्यक्रम में है, उसमें से एक करना है, दोनों दे रहा है तो एक को आप याद कर लीजिए। अब प्रश्न नंबर 8 क लिख दिए हैं, यहाँ भी क लिख दिए हैं, तो फिर प्रश्न नंबर डालने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ लिख देंगे ख। तो यह माना जाएगा कि प्रश्न नंबर 8 का यह ख है। ख में क्या है? रूपक अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण सहित लिखिए। रूपक अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। लक्षण का मतलब परिभाषा, सीधा सीधा समझिए। अब यह प्रश्न भी आउट है। प्रश्न नंबर 8 का तीनों खंड आउट है। यह किस तरह से? तो इसमें 3 अलंकार है आपके पाठ्यक्रम में, आपके सिलेबस में 3 अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार है, रूपक अलंकार है और उपमा अलंकार है। तीनों अलंकार रखा गया है। 3 में से आपके पेपर में 2 ठो दे रहा है, 2 में से 1 ठो करना है। तो अगर आप किसी एक को याद कर लेंगे तो वह इसमें फंस जाएगा। अब आप सोच रहे हैं कि हो सकता है कि भाई एक ठो जो हम याद किए उसको छोड़कर 2 ठो दे दिया, तब क्या करेंगे? तो ऐसा बहुत कम चांस है, क्योंकि एक आप याद किए रहेंगे, तीनों में से एक, तो एक निश्चित फंस जाएगा। यह भी आउट प्रश्न है। बिल्कुल आप जान रहे हैं कि यह आया हुआ है, इसके बाद भी आप याद नहीं करेंगे तो बहुत बड़ी आपकी लापरवाही मानी जाएगी। तो इसमें से किसी एक की परिभाषा, जिसको लक्षण के नाम से भी प्रश्न में पूछा है,
और उदाहरण रट लीजिए। मान लीजिए आप रूपक अलंकार की परिभाषा लिखना चाहते हैं, तो पेपर में जैसे पूछेगा वैसे आप जवाब देंगे। उसमें कह रहा है लक्षण, तो कहेगा लक्षण, तो आप लिखिएगा रूपक अलंकार का लक्षण। कहेगा रूपक अलंकार की परिभाषा, तो आप हेडिंग बनाइएगा रूपक अलंकार की परिभाषा। जैसे पूछे वैसे जवाब दीजिए। तो इसमें पूछा है रूपक अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण, तो आप इसी तरह से हेडिंग बनाइएगा। हेडिंग आप बनाएंगे, मान लीजिए रूपक का आप याद किए हैं, रूपक अलंकार का लक्षण, हेडिंग बना दिए। अब इसके आगे परिभाषा ही लक्षण है, लक्षण ही परिभाषा है, एक ही बात है। परिभाषा को लिख दीजिएगा। लिखने के बाद फिर नीचे हेडिंग बनाइएगा उदाहरण। उदाहरण हेडिंग बना करके जो उदाहरण होगा उसके आगे उदाहरण लिख दीजिएगा। अब इसके बाद इसमें ग है, तो फिर इसके नीचे आप लिख दीजिएगा ग। ग में क्या है, तो ग में है सोरठा अथवा रोला छंद की परिभाषा लिखिए तथा उदाहरण भी दीजिए। अब सुनिए, आपके पाठ्यक्रम में 2 ही ठो छंद ही रखा गया है, सोरठा और क्या है, रोला। सोरठा और रोला, यही 2 ठो रखा गया है और दोनों पेपर में दे रहा है। करना है एक ही, तो किसी एक को आप रट लीजिए, चाहे सोरठा को रट लीजिए चाहे रोला को रट लीजिए, जो आपको आसान लगे उसको रट लीजिए। अभी से परिभाषा याद कर लीजिए और उदाहरण याद कर लीजिए। इस तरह से 6 नंबर बिल्कुल क्लियर है, पहले से आउट है। आप इसको याद कर लीजिए। बार बार यह बात कह रहे हैं कि प्रश्न नंबर 8 बिल्कुल आउट है। आप जान रहे हैं कि यह आया है, जा करके कॉपी मिलेगी और पेपर मिलेगा, प्रश्न नंबर भी यही रहेगा, जा करके आप लिखना शुरू कर सकते हैं। लेकिन पेपर मिलने के बाद लिखना शुरू कीजिएगा। ये नहीं कि कॉपी मिल गई बस शुरू में अपना छापना शुरू कर दिए, तो कोई आ गया पेपर पढ़ने से पहले तो पकड़ लेगा, कैसे तुम लिख रहे हो, अभी पेपर नहीं मिला, तो माना जाएगा कि लड़का नकल कर रहा है। इसलिए आप जान रहे हैं कि क्वेश्चन आएगा निश्चित है, फिर भी जब पेपर मिल जाएगा इसके बाद लिखना शुरू कीजिएगा। तो प्रश्न नंबर 8 का ग आप करने जा रहे हैं। मान लीजिए आप सोरठा याद करके आए हैं, तो हेडिंग बनाएंगे सोरठा। हेडिंग बना करके सोरठा की परिभाषा लिख देंगे, फिर इसके नीचे उदाहरण हेडिंग बना करके जो उदाहरण होगा उसको लिख देंगे। इस तरह से जो बिल्कुल कमजोर बच्चा है, जो अभी तक हिंदी का तैयारी अच्छे तरीके से नहीं किया है, तो प्रश्न नंबर 8 को आज से ही याद करना शुरू कर दे। 6 नंबर उसका क्लियर है, सही सही परिभाषा लिख देंगे, सही सही उदाहरण, 6 नंबर मिल जाएगा, कोई काटेगा नहीं। अब इसके बाद इसी तरह से एक क्वेश्चन और आउट है जिसको आप जान रहे हैं लेकिन याद नहीं कर रहे हैं। वह बिल्कुल पेपर में आया हुआ है, उसको सही सही से लिख करके आपको नंबर लेना है। तो यह कौन क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या है, पढ़ रहे हैं, सुनिए। अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। तो आप जान रहे हैं कि एक श्लोक आएगा जरूर, ये आपको पता है, लेकिन लापरवाह किस्म के बच्चे सोचते हैं कि 2 लाइन ही याद करना है, चलो उसी दिन याद कर लेंगे। ऐसा मत कीजिए, इसमें एक प्रतिबंध है। एक श्लोक लिखिए तो श्लोक 2 ही लाइन का होता ही है, अधिकांश श्लोक 2 ही लाइन के होते हैं। तो 2 लाइन में प्रतिबंध भी है कि वह श्लोक ऐसा होना चाहिए जो प्रश्न पत्र में न आया हो। तो अगर आपको डर लगता हो अंदर से कि भाई जो श्लोक हम याद कर रहे हैं अगर वही प्रश्न पत्र में आ जाएगा तब हम कहाँ जाएंगे, तब क्या जवाब देंगे, तो अगर अंदर से भयभीत हो या डरे हुए महसूस कर रहे हो तो डरने की जरूरत नहीं है।
2 लाइन के जगह पर आप 4 लाइन याद कर लीजिए, यानी 2 ठो श्लोक याद कर लीजिए। 2 लाइन का श्लोक है तो 4 लाइन याद कर लीजिए। अगर पेपर में देगा तो 2 ही लाइन देगा, तो जो 2 लाइन दिया रहेगा उस 2 लाइन को छोड़ करके बाकी 2 लाइन लिख दीजिएगा। इसमें डरने की जरूरत नहीं है। आप प्रश्न नंबर 7 को भी अभी से तैयारी में लग जाइए। प्रश्न नंबर 7 को भी अभी से तैयार कर लीजिए। यह भी आउट क्वेश्चन है, आप जान रहे हैं कि यह आएगा, लेकिन इसके बाद भी लापरवाही बरत रहे हैं तो यह ठीक नहीं है। यह 2 नंबर का क्वेश्चन है, यह बिल्कुल क्लियर है कि आएगा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 9, इस प्रश्न को कमजोर से कमजोर बच्चा भी बहुत आसानी से हल कर लेगा। तो प्रश्न नंबर 6 आपको बताए, प्रश्न नंबर 7 बताए, प्रश्न नंबर 8 बताए, प्रश्न नंबर 7 बताए। ये दोनों क्वेश्चन एक तरह से आउट हैं, इनको आप याद कर लीजिए। अब से भी अगर नहीं किए हैं तो कंठस्थ कर लीजिए। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 9 पर हम निगाह डाल रहे हैं। प्रश्न नंबर 9 में क से लेकर अंग तक है। क से लेकर अंग तक में क्या क्या है, एक एक खंड पर निगाह डाल रहे हैं, ध्यान दीजिए। तो मान लीजिए प्रश्न नंबर 9 आप करने जा रहे हैं, तो यहाँ आप लिखेंगे प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9 क, पहले क पर चर्चा करेंगे। तो प्रश्न नंबर 9 क में क्या है, निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक एक शब्द बनाइए। अब ध्यान दीजिए, आपको पेपर में 6 दिया है उपसर्ग, 6 उपसर्ग दे रखा है, 6 उपसर्ग दिया रहेगा। 3 उपसर्गों के मेल से एक एक ठो शब्द बनाना है। यह जो प्री बोर्ड का पेपर हम पढ़ रहे हैं आपको समझाने के लिए, इसमें जो उपसर्ग दिया है हम पढ़ रहे हैं। 1 नंबर में है अधि, दूसरे नंबर में है अति, तीसरे नंबर में है उप, चौथे नंबर में है वी, 5वें पर है सु, 6वें पर है अभी। 3 का ही चुनाव करना है। मान लीजिए आपको पहला नंबर आ रहा है, तो 9 का इसमें रोमन में लिखा है नंबर 1, तो रोमन में नंबर 1 डाल देंगे। और पहले में दिया है उपसर्ग अधि, अधि। यह जो उपसर्ग यहाँ हम लिख रहे हैं इसको काली पेन से लिखिएगा। काली पेन से लिख करके इसके आगे पड़ी पाई खींच दीजिएगा। अब इससे शब्द तैयार करना है। तो अधि, तो अधि से अधिकार हो गया, अधि से अधिविन्यास हो गया, अधि से अधिक हो गया। आपको केवल एक ठो शब्द बनाना है। तो मान लीजिए आप अधिकार लिख दे रहे हैं, ये शब्द बन गया। अब मान लीजिए आपको आ रहा है 5वां आ रहा है, किसी 3 का करना है। 5वां में है सु, सु काला से लिख करके बड़ी पाई खींच देंगे। अब सु उपसर्ग लगा करके शब्द बनाना है। सुंदर, सुहावन और सुरक्षित, जो हो, जो शब्द आपको आता हो। अब तो हमको नहीं लग रहा है कि अब इस तरह का इतना आसान शब्द भी आप नहीं बना पाएंगे। 10th का बोर्ड का एग्जाम आप देने जा रहे हैं, तो इतना तो कम से कम आपको ज्ञान होना चाहिए कि आसानी से शब्द आप बना सकें। तो सु से सुंदर। अब मान लीजिए आपको 6वां आ रहा है, 3 का करना है। सीरियल नंबर से करने का कोई प्रतिबंध नहीं, जो आपको आता है 3 ठो उसको छांट करके आप कर देंगे। 6वां में है अभी, काले से आप लिख देंगे अभी, बड़ी पाई खींचिए। अब अभी से बनाइए शब्द। अभी से क्या होगा, अभिमान और
अभिलाषा, अभिषेक, ये भी तो हो सकता है। तो अभिषेक, 3 शब्द बनाना था, 3 के मेल से 3 ठो बन गया। अब ख्याल कीजिए, अब खंड ख पर आएंगे। 9 का ख, तो प्रश्न नंबर 9 क डाले हैं। अब आप लिखेंगे प्रश्न नंबर 9 ख। 9 ख में क्या करना है, पेपर पढ़ रहे हैं, सुनिए। निम्नलिखित प्रत्ययों में से किन्हीं 2 प्रत्ययों का प्रयोग करके एक एक शब्द बनाइए। किन्हीं 2 प्रत्ययों, प्रत्यय दिया कितना है, तो आपके पेपर में 5 प्रत्यय दिया है और उसमें से 2 प्रत्यय का प्रयोग करके शब्द तैयार करना है। कितना कितना शब्द बनाना है, एक एक शब्द बनाना है। तो इसमें जो प्रत्यय दिया है पढ़ रहे हैं। पहला नंबर पर लिखा है आवट, दूसरे पर है ई, तीसरे पर है आवा, चौथे पर है आइन, पांचवें पर है हट। तो मान लीजिए पहला आपको आ रहा है। पहला प्रश्न नंबर 9 ख का रोमन में 1 दिया है पेपर में, तो आप भी रोमन में नंबर 1 डाल दिए। 1 वाला आ रहा है, तो 1 वाले में क्या है, प्रत्यय आवट। काला से आप लिखेंगे आवट, पड़ी पाई खींचिएगा आवट। अब ख्याल कीजिए, अभी उपसर्ग से हम लोग शब्द बनाए, तो उपसर्ग वाला जो शब्द बना है उसमें बाद में कुछ जोड़ रहे थे, और जो प्रत्यय वाला है इसमें पहले कुछ जोड़ना पड़ेगा। अभी जो उपसर्ग वाला अभी आपके सामने है, इसमें बाद में जोड़ रहे थे। जैसे अधि, तो अधि शुरू में है, बाद में कार जोड़ दिए तो अधिकार हो गया। सु, तो सु पहले है और बाद में आधा न द र सुंदर हो गया। और जो प्रत्यय वाला है इसमें बाद में नहीं जोड़ेंगे, पहले जोड़ना है। जिसे आवट प्रत्यय है, शब्द बनाना है लिखावट, गिरावट, बनावट, तो इसमें पहले ही आपको जोड़ना पड़ेगा। तो आवट से लिखावट, लिखावट, बस एक शब्द बनाना है। शब्द तो कई बन रहे हैं पटरा पर, इसलिए नहीं कई हम लिख रहे हैं क्योंकि पहले बोल दिए कि मान लीजिए यह कॉपी का एक पेज है, तो अगर हम लिखेंगे तो सोचेंगे कि कई ठो लिखना है, तो आप भी उसी तरह हो सकता है लिखने लगे। इसलिए इस गलती से आपको बचाने के लिए केवल एक शब्द लिख रहे हैं, बाकी जुबान से बोल दे रहे हैं। लिखावट, गिरावट, बनावट, जो शब्द आपको बनाने में आसानी लगे या सुंदर लगे कि यही हम लिखेंगे, एक ठो केवल आप लिखेंगे। फिर मान लीजिए आपको तीसरा आ रहा है या पांचवा आ रहा है। मान लीजिए पांचवा आ रहा है, तो ये ठो करना है। पांचवा आ रहा है, तो पांचवा है हट, प्रत्यय है हट। हट को काला से लिख देंगे, बड़ी पाई खींचेंगे। अब हट से बहुत सारे शब्द बनेंगे। हट से घबराहट और जगमगाहट, और बोलिए कड़ुआहट। बहुत सारे शब्द हैं जो आपको लगेगा कि हम सही लिख रहे हैं, जिस पर आपका आत्मविश्वास होगा वह लिखिएगा। तो क्या हम लिखें, घबराहट लिख दें, चलिए घबराहट। यह हो गया प्रश्न नंबर 9 ख का जवाब। 2 का करना था, 2 का जवाब दे लिए। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, प्रश्न नंबर 9 ग पर आ रहे हैं। 9 ग में यह भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, जिसको हर कमजोर बच्चा कर सकता है। जो पढ़ने में थोड़ा अच्छे बच्चे हैं उनके लिए तो कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन जो कमजोर भी हैं
वो भी इस प्रश्न को आसानी से कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 9 ग 9 ग में क्या है, ध्यान दीजिए, पढ़ रहे हैं 9 ग पर ध्यान दीजिए। निम्नलिखित में से किन्हीं दो का समास विग्रह कीजिए तथा समास का नाम लिखिए। समास विग्रह, समास। अब आपको बताएं, इस साल जो उत्तर प्रदेश सरकार ने 30% कम कर दिया है कोरोना वायरस की वजह से आपका पाठ्यक्रम, उसके हिसाब से आपको दो ही समास पढ़ना है, द्विगु और द्वंद्व, दो पढ़ना है और उन्हीं दो में से आएगा। अब प्रश्न पर थोड़ा सा निगाह डालिए, मजेदार बात। प्रश्न में 4 ठो दे रहा है समास करने के लिए, और इसमें से करना है आपको दो ही। थोड़ा सा हमारी बात को ध्यान से सुनिएगा, प्रश्न समझाने की कोशिश कर रहे हैं। पाठ्यक्रम में आपके 2 ठो केवल है, द्वंद्व और द्विगु। पेपर में आ रहा है 4 ठो भाग, और 4 भाग में से 2 का ही आपको जवाब देना है। तो यह निश्चित ही है एक तरह से कि दोनों समास में से अगर क्वेश्चन पेपर अच्छे तरह से सेट किया जाए तो दोनों समास में से 2-2 ठो जरूर रहेगा। यानी हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि किसी एक समास को भी अगर आप तैयार कर लेते हैं तो 2 ठो खंड इसमें आसानी से आप कर लेंगे। अगर आप दोनों तैयार किए हुए हैं तो और अच्छा है। अब समास को पहचान करके उसका नाम लिखना है और समास विग्रह करना है। अगर आप कुछ भी समास के बारे में एकदम अनभिज्ञ हैं तो अभी जो आपको बताने जा रहा है इस बात को ध्यान से सुनिए, अभी आप समझ लेंगे और 2 नंबर बिल्कुल आपके हाथ में होगा। ध्यान दीजिए, परिभाषा आपको नहीं बताएंगे, पहचान बताएंगे। उस पहचान से आप पहचान लेंगे और बता देंगे कि यह समास है। तो इस प्रश्न में पहला है त्रिनेत्र, दूसरा है दशावतार, 3 नंबर में दिया है अन्न जल, 4 नंबर में दिया है आशा निराशा। आशा निराशा। तो देखिए, यह जो समास है द्विगु और द्वंद्व, 1 मिनट, थोड़ा सा हम देख रहे हैं आपका पेपर। द्विगु और द्वंद्व 2 ठो पढ़ना है और इन दोनों में से 4 क्वेश्चन दे रहा है। तो इन चारों खंडों में से आपको केवल 2 ही ठो करना है। तो किधर है, 1 मिनट रुके रहिए। चोरी नहीं हो रही है, पेपर आपका देख रहे हैं किधर है, किधर गया समास वाला। चलिए ध्यान दीजिए। तो हम बात कर रहे थे द्विगु और द्वंद्व समास की, क्योंकि ये हम आपको समझा रहे थे कि इसमें पाठ्यक्रम में द्विगु और द्वंद्व 2 समास हैं और पेपर में दे रहा है 4 खंड करके। तो 4 में से 2 ही करना है, केवल एक भी याद रखेंगे तो 2 ठो उसमें का रहेगा, उसको आप आसानी से कर लेंगे। अब यह हम बता रहे थे, यह खोज रहे थे कि कौन कौन किस तरीके से पूछा जा रहा है। एक समास पर ध्यान दीजिए, हम बताने जा रहे हैं। माता पिता खट्टा मीठा, थोड़ा सा हमारी बात पर ध्यान दीजिएगा। माता पिता कौन समास है? माता पिता में, माता पिता में कौन समास है?
द्वंद्व। अब जिसको द्वंद्व की परिभाषा याद नहीं होगी, द्वंद्व के बारे में कुछ भी नहीं जानता होगा, वह द्वंद्व को कैसे पहचानेगा? देखिए, यह पहचानने का तरीका बता रहे हैं। यह सही पढ़ाई नहीं है कि केवल आप पहचान लेंगे बस हो जाएगा, उसकी परिभाषा भी जाननी है। लेकिन चूंकि परीक्षा का समय है, आप कैसे उसका जवाब देंगे वो हम बता रहे हैं, पहले ही बोल दिए। तो इसमें जो बीच में पड़ी पाई है, इधर ध्यान दो, बीच में पड़ी पाई है, इस पड़ी पाई से आप पहचान जाएंगे कि यह द्वंद्व समास ही है। पहचानने का तरीका बता रहे हैं। जहां बीच में पड़ी पाई आए वो मान लीजिएगा कि द्वंद्व समास है, और यह एक दूसरे के विरोधाभास भी होंगे, एक दूसरे के अपोजिट भी होंगे। जैसे माता पिता, माता स्त्रीलिंग, पिता पुल्लिंग। अब यहां देखिए, खट्टा मीठा, बिल्कुल कोई तालमेल नहीं होगा। भला बुरा, ऐसे भी भला बुरा लिखा जाता है ना। तो द्वंद्व समास कैसे पहचानेंगे? बीच में जो पड़ी पाई है, जो वहीं पड़ी पाई वाला नजर आएगा, आप समझ जाइएगा कि यह द्वंद्व समास है। अब जवाब कैसे देंगे? आपको तो ये ठो करना है, तो हो सकता है कि दो ठो पड़ी पाई वाला दे दे। अगर दो ठो नहीं देता है, एक ठो अगर द्विगी देता है, तो द्विगी को भी पहचान बता रहे हैं। पहले द्वंद्व का हिसाब किताब देख लीजिए। तो आपका जो प्री बोर्ड का पेपर हम समझा रहे हैं, इसमें आशा निराशा 4 नंबर पर दिया है। तो प्रश्न नंबर 9 को यहाँ लिखेंगे नंबर 4। आशा बड़ी पाई, निराशा ऐसे लिखा है। आशा निराशा, यह काला से आप लिखेंगे। अब कह रहा है कि समास का विग्रह कीजिए और उसका नाम भी बताइए। तो विग्रह कैसे करेंगे? इसके आगे पड़ी पाई खींच दीजिए, ये काला से लिखे हैं, इसके आगे पड़ी पाई। अब इसका विग्रह बता रहे हैं, समास विग्रह कैसे करेंगे। तो कुछ नहीं करना है, द्वंद्व समास का समास विग्रह करना बिल्कुल आसान है। जहां पड़ी पाई है यहाँ और आपको लिख देना है, पड़ी पाई के स्थान पर और। आशा और निराशा समास विग्रह हो गया। कह रहे समास का नाम लिखिए, तो इसके आगे फिर पड़ी पाई खींच दीजिए। समास का क्या नाम है? द्वंद्व न हो, द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। देख लीजिए कैसे करेंगे। यहाँ काला से लिखेंगे, इसके बाद पड़ी पाई खींचेंगे, फिर समास विग्रह हो गया, फिर समास का नाम हो गया। अब इसके बाद त्रिनेत्र, त्रिनेत्र यह 1 नंबर में है। चौराहा, ध्यान दीजिए, ये मत सोचिएगा कि त्रिनेत्र कह करके फिर चौराहा लिख रहे हैं, आपको उदाहरण देकर के समझा रहे हैं। चौराहा, तिराहा, इसकी भी पहचान बता रहे हैं। इसको भी आप पकड़ लेंगे कि हाँ यही समास है। यह द्विगु समास है। द्विगु समास को कैसे पहचानेंगे? जैसे द्वंद्व की पहचान बता दिए कि भैया पड़ी पाई रहेगी तो समझ जाना कि द्वंद्व समास है। और समास विग्रह कैसे करेंगे? तो पड़ी पाई की जगह पर और लिख देना है। उसी तरह से द्विगु समास में शुरू में ही गिनती आएगी। द्विगु समास का कोई भी अक्षर होगा तो शुरू में गिनती आएगी। चौराहा, चौ 4, तिराहा, ती 3, शुरू में गिनती रहेगी। त्रिनेत्र 3, चौराहा 4 रास्तों का समूह, तिराहा
तीन रास्तों का समूह, तीन रास्तों का मेल, चार रास्तों का मेल। जहां चार रास्ते आकर के एक जगह मिले उसको क्या बोलते हैं? चौराहा बोलते हैं। तो द्विगु समास की पहचान क्या होगी? शुरू में ही गिनती होगी। अब जैसे आप चौराहा का करने जा रहे हैं समास विग्रह, तो काले से लिख देंगे चौराहा, पड़ी पाई खींचेंगे, क्या लिखेंगे समास विग्रह में? चार, चला भाई राह लिख देते हैं, चार राहों, राह का मतलब रास्ता होला, चार राहों का समूह, समास विग्रह हो गया। फिर पड़ी पाई खींच लीजिए, चाहे कोष्ठ बना लीजिए। कौन समास है? द्विगु, द्विगु समास। तो हलंतर ही ना हो, द्विगु यहां ऐसे। चलिए द्विगु समास, तो ख्याल कीजिए प्रश्न नंबर 9 का ग भी बता दिए, इसकी पहचान बता दिए, कैसे आप पहचानेंगे यह भी बिल्कुल आसानी से कमजोर बच्चा भी कर सकता है। अब प्रश्न नंबर 9 घ पर आ रहे हैं। 9 घ, नौ घ पर ध्यान दीजिए। प्रश्न नंबर 9 घ, ख्याल कीजिए 9 घ क्या है, पढ़ रहे हैं पेपर। 9 घ में है निम्नलिखित में से किन्हीं दो के तत्सम रूप लिखिए। किन्हीं दो के, चार दिया है, किन्हीं दो का लिखना है। चार में इस पेपर में जो है उसको हम पढ़ रहे हैं। पहला है बूढ़ा, दूसरा दही, तीसरा घी, चौथा है श्राप। तत्सम का मतलब होता है शुद्ध शुद्ध, तत्सम रूप का मतलब उसका शुद्ध रूप क्या है। कुछ शब्द ऐसे हैं जो बोलचाल की भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि वह शुद्ध नहीं होते हैं, तो इनका शुद्ध रूप लिखना है। यह भी आसान ही है। अब जैसे मान लीजिए घी, 3 नंबर वाले का जवाब आपको आ रहा है घी, 3 नंबर देकर काला में इसको लिख दिए घी। इसका शुद्ध क्या होता है? घृत, घृत, यह शुद्ध रूप है इसका, यह तत्सम रूप है। तत्सम का मतलब शुद्ध। घी घी सब लोग कहते हैं, कुछ लोग भोजपुरी में घी घी भी कहते हैं, तो न घी शुद्ध है न घी सही है। असली शुद्ध रूप इसका है, तत्सम रूप है घृत। ध्यान दीजिए, अभी जो आपको प्री बोर्ड का प्रश्न पत्र समझा रहे थे उसमें वीडियो में कुछ डिस्टरबेंस आ गया, जिसकी वजह से बीच में ब्रेक करना पड़ा। फिर हम आ जा रहे हैं प्रश्न नंबर 9 पर। जहां तक बताए थे उसके आगे अब बताने जा रहे हैं, ध्यान से देखिए। आपको समझाए थे प्रश्न नंबर 9 का खंड घ तक, जैसा कि ब्लैक बोर्ड पर लिखे हैं, तत्सम रूप लिखना था। इसमें तत्सम रूप लिख करके समझा करके सारी बात आपको बता दिए थे। अब उसके आगे चल रहे हैं, इसी में है प्रश्न नंबर 9 अंग। 9 अंग का जवाब आप कैसे देंगे? ध्यान दीजिए, प्रश्न नंबर 9 खंड है अंग। 9 अंग में क्या है, पेपर पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनिए। 9 अंग में लिखा है निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। 4 शब्द दिया है, किन्हीं दो शब्दों का दो दो ठो पर्यायवाची शब्द लिखना है। 4 दिया है। पर्यायवाची शब्द आपको प्राइमरी से ही लगभग चौथी पांचवी क्लास से पढ़ाया जाने लगता है, तो यह बहुत विशेष कठिन प्रश्न नहीं है। पर्यायवाची शब्द का जवाब आप कैसे देंगे, पर्यायवाची शब्द के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे, ख्याल कीजिए। 4 इसमें दिया है,
चार में से केवल दो ही करना है। पहला रात्रि है, दूसरा गाय है, तीसरा गंगा है, चौथा पर्वत है। मान लीजिए आपको तीसरे का जवाब आ रहा है, तो रोमन में दिया है नंबर 3, 3 नंबर पर लिखा है गंगा। गंगा काले से हेडिंग बना देंगे, गंगा। पर्यायवाची शब्द लिखना है, दो ठो केवल लिखना है, दो का दो दो लिखना है। चार में से दो को करना है और उनमें से दो दो शब्द ही लिखना है। तो गंगा का दो ठो पर्यायवाची शब्द लिखना है। क्या होगा गंगा का दो ठो पर्यायवाची शब्द? भागीरथ। चलिए एक ठो हो गया भागीरथ, और क्या होगा? सूरसरी। सूरसरी, बस दो ठो शब्द लिखना है। अब मान लीजिए आपको आ रहा है गाय का, मान लीजिए आ रहा है, तो गाय है दूसरे नंबर पर। मान लीजिए गाय का पर्यायवाची शब्द आपको आ रहा है, तो 2 नंबर दे करके काले से हेडिंग बना देंगे गाय। गाय का क्या होता है? धेनु। धेनु की कामधेनु? अच्छा, धेनु। फिर सुरभि, दो ठो हो गया, धेनु हो गया, सुरभि हो गया, कामधेनु भी होता है। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 9 आप आसानी से कर सकते हैं और ठोस नंबर है। प्रश्न नंबर 9 कितने नंबर का है? 3 2 5 2 7 2 9 2 11, 11 नंबर का ये। और प्रश्न नंबर 8 6 नंबर का है, 11 और 6 17, 2 नंबर का श्लोक है, 17 और 2 19। यह सारे बच्चे जो कमजोर से कमजोर बच्चे हैं, यह एक तरह से आसानी से इसको कर सकते हैं। अब प्रश्न नंबर 10 जो है, इसमें संधि करना है। खंड क में संधि है। संधि के बारे में एक बात आपको बताएं, आपके पाठ्यक्रम में इस वर्ष जो संधि पढ़ना है वह केवल एक ठो पढ़ना है, यण संधि। उस एक को आप याद कर लीजिए। पेपर में जो दिया है प्रश्न, इसमें 4 ठो दे रहा है, जिसमें से 2 ही करना है। तो इस साल तो उस एक में से ही 4 ठो बनाएगा, यण संधि में से ही 1 2 3 4 बनाएगा खंड करके, तो उसमें से आसानी से आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर थोड़ा बहुत भी आप जानते होंगे तो इस संधि वाला क्वेश्चन 2 नंबर का इजीली कर लेंगे। फिर 10 ख में है, निम्नलिखित शब्दों के रूप षष्ठी विभक्ति बहुवचन में लिखिए। तो ये तो भाई जिस बच्चे को रूप याद होगा वही कर पाएगा। इसमें न तो पहले से कुछ आप आउट कर सकते हैं और न इसमें कोई आपका वैसा सूत्र है जिसके सहारे आप कर लें। तो 10 का ख और ग भी स्मृति पर आधारित है। इसमें धातु, लकार, पुरुष और वचन पूछ रहा है। यह भी जब तक आप याद नहीं रखेंगे तब तक नहीं हो पाएगा। अब प्रश्न नंबर 12 पर आ रहे हैं। 10 के बाद 11 को छोड़ करके पहले 12 पर हम आ रहे हैं, 12 को समझा रहे हैं। 12 समझिए। 12 में देखिए, आपको केवल एक खंड का जवाब देना है। प्रश्न नंबर 12 लिखा है, निम्नलिखित प्रश्नों में से स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड का आप जवाब दीजिए। एक खंड के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो जो उत्तर प्रदेश में जितने जिले हैं, हर जिले के लिए अलग अलग पाठ्य पुस्तक निर्धारित की गई है। जैसे गाजीपुर के बच्चे हैं तो गाजीपुर के बच्चों के लिए मुक्ति दूत है, मुक्ति दूत खंड काव्य है, यह पढ़ना है। तो यह जो प्रश्न हम पढ़ रहे हैं इसमें मुक्ति दूत खंड घ पर है। यह कोई जरूरी नहीं कि हमेशा खंड घ पर ही रहेगा, किसी भी खंड में रहेगा, लेकिन उसको आप खोजेंगे कि किस खंड में है। तो मुक्ति दूत में 2 प्रश्न दिया है और दिया रहेगा
इसमें से दोनों प्रश्नों का आपको जवाब देना है। तो इसमें गांधी जी की कहानी है, अब कहानी बताएंगे और समझाएंगे तो काफी लंबा समय होगा और वीडियो भी काफी लंबा होगा। तो जिस तरह से आप लोगों को बताए हैं, जो लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर आप लोगों को तो वीडियो के माध्यम से गांधी जी की कहानी नहीं बताए हैं, आप पढ़ लीजिए। स्वतंत्रता आंदोलन की बात इसमें है, कैसे गांधी जी ने भारत को आजाद कराया, उसी को 5 भाग में बांटा गया है, जिसको सर्ग के नाम से जानते हैं। प्रथम सर्ग, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम सर्ग। उसको पढ़ लेंगे, याद हो जाएगा। तो इसमें हम ये बताना चाह रहे हैं कि 3 नंबर का यह प्रश्न है और दोनों खंडों का जवाब देना है। तो एक कहानी के तौर पर उसको आप याद कर लीजिए। कथानक पूछता है, कहानी पूछता है। कहानी अगर आप याद रखेंगे तो उसमें पात्र का चरित्र चित्रण पूछता है, तो पात्र गांधी जी ही हैं। गांधी जी का चरित्र चित्रण पूछेगा या कथानक पूछेगा या दोनों पूछेगा, तो आप सारांश याद रखेंगे तो दोनों प्रश्नों का जवाब दे लेंगे। अब प्रश्न नंबर 11 की बात कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 11 में किसी एक विषय पर निबंध लिखना है और यह 6 नंबर का है। पेपर में 5 ठो टॉपिक दिया रहेगा, किसी एक टॉपिक पर, किसी एक शीर्षक पर आपको निबंध लिखना है। तो निबंध लिखने के लिए आप 2, 4, 5 निबंध पढ़ लीजिए 2, 4, 5 टॉपिक पर, और उसको दिमाग में कहानी के तौर पर बैठा लीजिए। इसको न रटने की जरूरत है, न इससे घबराने की आवश्यकता है। जो भी आप अपनी भाषा में लिख सकें उसको लिखिएगा, और सुंदर राइटिंग बना करके जिस शीर्षक पर आप लिख रहे हैं अच्छे तरह से लिखेंगे तो 6 नंबर का क्वेश्चन है, तो जरूर कुछ न कुछ मार्क्स आपको मिलेगा अच्छे ढंग से। अगर पूर्ण रूप से आप लिखते हैं तो 6 नहीं मिलेगा तो 5 नंबर तो मिल ही जाएगा। तो इतना ख्याल रखिएगा। अब आपको हम लिए चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। प्रश्न नंबर 5 पर आइए। प्रश्न नंबर 5 में 2 खंड हैं, क और ख। तो इसमें भी एक तरह से इस वर्ष के लिए बहुत कम पाठ्यक्रम है। इसमें 3 ठो खंड दिया रहेगा, 3 नाम देगा। प्रश्न नंबर 5 क में करना क्या है, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए और उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। जीवन परिचय लिख देना है, हेडिंग बनाएंगे। जैसे मान लीजिए आप लिख रहे हैं जयशंकर प्रसाद का, तो किस तरह से हेडिंग बनाएंगे, थोड़ा सा इस पर भी प्रकाश डाल दे रहे हैं। प्रश्न नंबर 5 ध्यान दीजिए। प्रश्न नंबर 5 क, मान लीजिए आप जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय लिखने जा रहे हैं, 1 नंबर में है इसमें। तो 1 नंबर देकर हेडिंग बनाएंगे जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। फिर इसके आगे देखिए, आपका यह जो क्वेश्चन है यह 3 नंबर का है। 2 धन 1 लिखा है। 2 धन 1 का मतलब 2 नंबर जीवन परिचय पर है और 1 नंबर एक ठो रचना लिखने पर है। तो जीवन परिचय में बहुत कुछ आपको नहीं लिखना है। लेखक का जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, किस गांव में हुआ, किस स्थान पर हुआ, किस जिले में हुआ, उनकी शिक्षा क्या है, उनकी माता का नाम क्या है, उनके पिता का नाम क्या है, उनकी मृत्यु कब हुई, कहाँ हुई। इतना अगर आप लिख देते हैं तो जीवन परिचय 2 नंबर के हिसाब से परिपूर्ण माना जाएगा। बहुत ज्यादा नहीं लिखना है, जितनी बात बताए हैं फिर दोहरा दे रहे हैं। लेखक का नाम लिखना है, लेखक के पिता का नाम लिखना है, माता का नाम लिखना है, लेखक का जन्म कहाँ हुआ, किस सन में हुआ, किस जिले में हुआ, किस प्रदेश में हुआ, उनकी शिक्षा क्या है और उनकी मृत्यु कब और कहाँ हुई। इतना लिख देंगे, जीवन परिचय का काम हो जाएगा। इसके बाद हेडिंग बनाएंगे रचना। रचना हेडिंग बना करके
केवल एक रचना लिखना है, ख्याल रखिएगा। ये नहीं कि आपको 2 4 5 या उस लेखक की सारी रचनाएं याद है तो आप खुशी में पूरा रचना भर देंगे, सोचेंगे पूरा नंबर मिल जाएगा, तो पता चलेगा एग्जामिनर काट भी देगा। क्यों? ऐसा लगेगा कि लड़का कहीं से चीट पा गया है और जितना पाया है लिखा हुआ सब उतार दिया है, ये भी हो सकता है। तो जितना सवाल पूछा जाए, जो प्रश्न पूछे उसका उतना ही आप जवाब दीजिए। अधिक जानकारी अगर आपके पास है तो उसको आप रखे रहिए, जितना पूछा जाए उतना ही बताइए। तो केवल एक रचना का नाम आप लिखेंगे। इसी प्रश्न का खंड ख है। अच्छा, थोड़ा सा ये हम बताना चाहेंगे कि जो जीवन परिचय है इसमें बहुत ज्यादा आप परेशान मत होइए। 3 लेखकों का आप याद कर लीजिए, आपके पाठ्यक्रम में कटौती कर दी गई है। कुछ नहीं समझ में आता है तो शुरू से 3 लेखक जो आपके पाठ्यक्रम में पढ़ रहे हैं उनका नाम, उनका जीवन परिचय याद कर लीजिए। 3 में से एक तो फंस जाएगा। अब ख पर आ रहा है प्रश्न नंबर 5 ख। 5 ख में कवि का जीवन परिचय है और एक रचना लिखना है। तो 5 ख का जब आप जवाब देंगे तो प्रश्न नंबर 5 ख आप अलग से प्रश्न नंबर डालेंगे। ये नहीं कि हम मिटा रहे हैं तो आप भी मिटाएंगे, नहीं तो आप भी सोचेंगे कि वहीं काट करके वहीं ख बना दें। फिर से आप प्रश्न नंबर डालेंगे, प्रश्न नंबर 5 ख। अब कवि का जीवन परिचय आपको देना है तो इस प्रश्न में तुलसीदास, बिहारी, सुमित्रा नंदन पंत, मान लीजिए आप तुलसीदास जी का जीवन परिचय देने जा रहे हैं। तो हेडिंग बनाएंगे तुलसीदास जी का जीवन परिचय। इसमें भी उतना ही बात जितना कि लेखक में बताए उतना ही कवि में भी लिखनी है। कवि जी लोगों के बारे में विशेष से अलग कुछ नहीं लिखना है। इनका भी नाम, माता का नाम, पिता का नाम, जन्म कहाँ हुआ, किस सन में हुआ, किस स्थान पर हुआ, किस जिले में हुआ, किस प्रांत में हुआ, मृत्यु कब हुई, कहाँ हुई, इतना याद रखिए। इनकी शिक्षा दीक्षा क्या है और रचना में केवल एक ठो लिखना है। जीवनी हो जाएगी। जीवनी लिखने के बाद, जीवन परिचय लिखने के बाद हेडिंग बनाएंगे रचना, और इनकी भी केवल एक ही रचना का जवाब देना है। केवल एक रचना लिख देंगे, एक से ज्यादा नहीं लिखना है। इस तरह से प्रश्न नंबर 5 को भी थोड़ा सा अगर आप मेहनत करेंगे तो आसानी से हल कर लेंगे। अब हम आ रहे हैं प्रश्न नंबर 3 पर। आप यह मत सोचिएगा कि उल्टा का सीधा ही बताते चल रहे हैं। हम इसलिए प्रश्न नंबर इधर से उधर बता रहे हैं ताकि आपको यह एहसास न हो कि बहुत प्रश्न पत्र कठिन है। पहले हम आसान से शुरू किए और उस प्रश्न से शुरू किए जो आपको पहले ही बता दिए कि समझिए कि यह आउट है, उसको याद कर लीजिए और उसी को पहले लिखिए। अब क्रमशः उस तरफ हम बढ़ रहे हैं जिन प्रश्नों को आप करने में कठिनाई महसूस करेंगे। तो कठिनाई महसूस करने की जरूरत नहीं है, ना घबराने की जरूरत है। जैसे बता रहे हैं वैसे आप हल कीजिए, सारा क्वेश्चन समय से हल हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 3 पर हम आ रहे हैं। प्रश्न नंबर 3 6 नंबर का है। ध्यान दीजिए, 2 धन 2 धन 2 बराबर 6 लिखा है। ये 2 नंबर किस लिए हैं, कैसे हैं, इनके बारे में बता रहे हैं। ध्यान दीजिए, 2 धन 2 धन 2 लिखा है, इसका मतलब कि 3 ठो प्रश्न है और हर प्रश्न 2 नंबर का है, सब मिलाकर के 6 नंबर हो रहा है। तो इसमें क्या रहेगा, पेपर पढ़ रहे हैं, इसको ध्यान से सुनिए। निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नीचे गद्यांश दिया है, 2 ठो दिया रहेगा, क और ख। किसी एक गद्यांश का आपको जवाब देना है। इस गद्यांश में क्या दिया है, क्या प्रश्न पूछा है, कैसे जवाब देंगे, यह बता रहे हैं। ध्यान दीजिए, प्रश्न नंबर 3। तो प्रश्न नंबर 3 आप हेडिंग बनाएंगे, प्रश्न नंबर 3 में 2 ठो गद्यांश दिया है, क और ख। जो गद्यांश आपको अच्छे तरह से आता होगा उसका जवाब देंगे।
मान लीजिए क वाला आपको आ रहा है तो प्रश्न नंबर 3 क लिख देंगे, अगर ख का आता होगा तो प्रश्न नंबर 3 ख लिखेंगे। क हमको आ रहा है, मानकर चलिए। अब इसमें क्या प्रश्न पूछा है, गद्यांश दिया रहेगा, गद्यांश को आप पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद उसके नीचे जो प्रश्न दिया है उसका जवाब देंगे। गद्यांश मान लीजिए हम पढ़ लिए। पहला प्रश्न पूछा है, प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ ध्यान दीजिए, इस प्रश्न पत्र में जिसके हिसाब से आपको समझा रहे हैं उसमें अ लिखा है। पहला प्रश्न अ करके दिया है, अ हो सकता है 1 2 3 दे पेपर में, तो जो देगा वो आप लिखिएगा। अ में पूछा है कि जो गद्यांश है उसका संदर्भ बताइए। संदर्भ क्या होगा, तो आप हेडिंग बनाएंगे संदर्भ। ध्यान दीजिए, गद्यांश का संदर्भ पूछ रहा है। अब संदर्भ में लिखा क्या जाता है, संदर्भ में क्या आप बताते हैं, तो संदर्भ में सीधी सीधी बात है, किताब का नाम लिखना है, पाठ का नाम लिखना है, लेखक का नाम लिखना है, किस किताब से लिया गया है, किस पाठ से लिया गया है, इसके लेखक कौन है, यही संदर्भ में लिखा जाता है। तो संदर्भ आप कैसे लिखेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिए। संदर्भ देखिए, बहुत सी किताबों में, बहुत सी गाइडों में, बहुत से हिंदी के और भी जो प्रचलित किताबें हैं, गाइड्स हैं, बुक्स हैं, उनमें संदर्भ पढ़ने पर पता चलता है कि यह गद्यांश, उनका संदर्भ हम पढ़ रहे हैं जो किताबों में है, यह गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, यही है ना। इस तरह से लिखा रहता है अधिकांश किताबों में। देखिए, संदर्भ लिखने का तरीका जो आपको बताया गया है, जो पढ़ाया गया है, जो पढ़ाया जा रहा है, जो बताया जा रहा है, उससे हट करके हम आपको संदर्भ बताने जा रहे हैं और हम कहेंगे कि आप यही संदर्भ लिखिएगा। और जो लोग देख रहे होंगे इस वीडियो को, जो संदर्भ हम बताने जा रहे हैं, अगर लगेगा कि यह संदर्भ उचित है, सही है, तो जरूर कमेंट करके हमको इन्फॉर्म करेंगे, बताएंगे, सुझाव देंगे। अगर लगेगा कि यह संदर्भ ठीक नहीं है, तभी सुझाव देंगे। देखिए, जो संदर्भ हम लोगों को गुरुजी लोग पढ़ाए हैं या पढ़ा रहे हैं आज भी, वह संदर्भ जहां तक हम अपना व्यक्तिगत विचार बता रहे हैं, ठीक नहीं है। क्यों यह संदर्भ ठीक नहीं है, तो उसमें एक शब्द आता है, जब लिखते हैं तो शब्द एक प्रयोग किया जाता है, हमारी पाठ्य पुस्तक। इस पर हम बल देना चाह रहे हैं। जो हमारी पाठ्य पुस्तक शब्द प्रयोग किया जाता है, यह शब्द हमारे व्यक्तिगत विचार से ठीक नहीं है, क्योंकि कोई भी पाठ्य पुस्तक किसी विशेष व्यक्ति की नहीं होती है। पाठ्य पुस्तक किसी लेखक की हो सकती है, लेकिन वह पाठ्य पुस्तक कहा जाए कि उनकी है, वह लेखक हो सकते हैं, लेकिन वह किताब उनकी नहीं हो सकती है। उस किताब के वह लेखक हो सकते हैं, यह बात सही है कि फला लेखक की किताब हमको चाहिए, लेकिन यह कहा जाए कि वह पाठ्य पुस्तक उनकी है, उनके हिसाब से चल रही है, तो यह कहना गलत होगा। लेखक हैं, लेकिन वह अपने मर्जी से उस किताब को नहीं चला सकते हैं, इसलिए अपनी पाठ्य पुस्तक कहना हमारे ख्याल से अनुचित होगा, यह उचित नहीं है। तो जो उचित है, जहां तक हमारा ख्याल है, उसको हम लिख रहे हैं। ख्याल कीजिए, संदर्भ क्या आप लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश, प्रस्तुत गद्यांश माध्यमिक शिक्षा परिषद, मान लिख के सुनना, सी लिख कर सुनना, प लिख कर सुनना का मतलब माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित, प्रस्तुत गद्यांश माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित
हिंदी की पाठ्य पुस्तक, हिंदी की पाठ्य पुस्तक के मित्रता नामक पाठ से अवतरित है। अवतरित शब्द प्रयोग कर सकते हैं, उद्धृत शब्द प्रयोग कर सकते हैं, लिया गया है शब्द प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, यह संदर्भ हम इसलिए आपके सामने रख रहे हैं कि हमारी पाठ्य पुस्तक कहना हमारे ख्याल से उचित नहीं है, क्योंकि वह पाठ्य पुस्तक हमारी नहीं है। उस पाठ्य पुस्तक को माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश ने अनुमति दिया है और वहां से वह पाठ्य पुस्तक संचालित हो रही है, इसलिए हमारी पाठ्य पुस्तक कहना बेईमानी होगी। इसलिए जब हम संदर्भ लिखेंगे तो हमारे ख्याल से इस तरह से संदर्भ लिखना उचित होगा। प्रस्तुत गद्यांश माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित हिंदी की पाठ्य पुस्तक के मित्रता नामक पाठ से अवतरित है, या मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, या मित्रता नामक पाठ से उद्धृत है। अगर उद्धृत शब्द लिखने में कठिनाई हो रही है तो अवतरित लिख दीजिए। अवतरित लिखने में भी अगर कठिनाई हो रही है तो सीधा सीधा लिख दीजिए नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। खड़ी पाई। यह संदर्भ हुआ। 2 नंबर का है यह संदर्भ। 2 धन 2 धन 2 लिखा बराबर 6, तो यह 2 नंबर का संदर्भ है। तो हमारे ख्याल से इस तरह से आप संदर्भ लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। फिर इसके नीचे पूछा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए ब में। तो यहां लिखेंगे ब, फिर हेडिंग बनाएंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। काले पेन से हेडिंग बनाएंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। हेडिंग बन गई। अब जो रेखांकित अंश है जिसके नीचे लाइन खींची गई है, जिसको अंडरलाइन बोला जाता है, उसकी व्याख्या आप करेंगे। जो आपको टूटी फूटी भाषा में, अपनी भाषा में जो भी व्याख्या आती होगी उसको इसके अंदर लिख देंगे। इसके बाद स में पूछा है स में है व्यक्ति ने आगामी पीढ़ी तक अपनी बातों को पहुंचाने के लिए क्या क्या किया है। तो इसका जवाब इसी पैराग्राफ में है, इसी पैसेज में है। पढ़ करके आप इसका जवाब इसमें से छांट करके और यहां लिख दीजिएगा। इस तरह से प्रश्न नंबर 3 आसानी से, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो बहुत इजीली कर लेंगे। प्रश्न नंबर 4 जो है, प्रश्न नंबर 4 में 2 ठो पद्य खंड दिया है। इनके ऊपर भी प्रश्न पूछा है। प्रश्न नंबर 4 पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिए। निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए और उसका काव्यगत सौंदर्य भी स्पष्ट कीजिए। इसमें भी 2 ठो खंड दिया है, क और ख दिया रहेगा। उसके नीचे प्रश्न पूछा है, उसके नीचे प्रश्न नहीं पूछा है, संदर्भ सहित व्याख्या करने के लिए कह रहा है और काव्यगत सौंदर्य। तो इस प्रश्न का जवाब, प्रश्न नंबर 4 का जवाब आप कैसे देंगे, ध्यान दीजिए। प्रश्न नंबर 4 में संदर्भ लिखना है, व्याख्या लिखनी है और काव्य सौंदर्य लिखना है।
तो प्रश्न नंबर 4 आप हेडिंग बनाएंगे। प्रश्न नंबर 4, मान लीजिए आपको क आ रहा है। प्रश्न नंबर 4 क का जवाब आपको आ रहा है, तो फिर हेडिंग बनाएंगे संदर्भ। संदर्भ, संदर्भ में जिस तरह से गद्यांश का बताए उसी तरह से पद्यांश का भी संदर्भ आप लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश, अब गद्यांश की जगह पर पद्यांश हो जाएगा। पद्यांश माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित हिंदी की पाठ्य पुस्तक, हिंदी की पाठ्य पुस्तक के, अब मान लीजिए जो पद दिया है वह सूरदास का है और वह शीर्षक मान लीजिए गीत है। गीत शीर्षक से है क्योंकि इसमें पाठ का नाम नहीं बल्कि शीर्षक ही दिया है, तो लिखेंगे पाठ्य पुस्तक के गीत, इसको इन्वर्टेड कॉमा में रखेंगे, नामक शीर्षक से, नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके, अब इसमें लेखक नहीं लिखेंगे, रचयिता, इसके रचयिता सूरदास जी हैं। यह संदर्भ हो गया। इसके बाद हेडिंग बनाएंगे व्याख्या। व्याख्या हेडिंग बना करके जो व्याख्या आपको आती होगी अच्छे तरह से, प्रश्न पत्र में जो दिया है उस कविता का व्याख्या अपने तरह से अपने शब्दों में जैसे जानते होंगे जिस तरह से व्याख्या लिखेंगे। लास्ट में फिर हेडिंग बनाएंगे काव्यगत सौंदर्य। काव्यगत सौंदर्य, सौंदर्य, काव्यगत सौंदर्य में जो काव्यगत उसकी जो सुंदरता होगी उस काव्यगत सौंदर्य को इस हेडिंग के अंदर 1-2 लाइन में लिख देंगे। इस तरह से प्रश्न नंबर 3 और 4 कर लेंगे। प्रश्न नंबर 1 और 2 आपकी स्मृति पर आधारित है। इन प्रश्नों का जवाब तभी आप सही तरीके से दे पाएंगे जब आपको सही सही याद होगा। इसमें न तो कोई तकनीकी आपकी काम करेगी, न कहीं से आप इधर उधर करके लिपापोती कर सकते हैं। इसका सटीक जवाब जब आपको सही सही याद होगा तभी दे पाएंगे। तो इस तरह से आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको हिंदी का मॉडल पेपर समझाने की हमने कोशिश किया है और भरपूर प्रयास किए हैं कि आप इस तरह से हमारी बातों को सुनकर और समझ करके अपना हिंदी का प्रश्न पत्र 24 मार्च को अच्छे तरीके से करेंगे। और आगे जो आपका कार्यक्रम के हिसाब से जिस विषय का पेपर होगा, फिर जो गैप है 24 तारीख के बाद, उस गैपिंग में फिर हम वीडियो बना करके डालेंगे। आप गैप के आधार पर जिस विषय का प्रश्न पत्र होगा उसको आप देखते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा, नया वीडियो पड़ेगा आपको पता चलता रहेगा। ठीक है।